मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की है तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इस राजवार्तिक टीका के पहले अध्याय के अंतिम सूत्र के संदर्भ में हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। नए गम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत ये 7 प्रकार के नए हैं जिन नयों के माध्यम से प्रतिपादन किया जाता है वस्तु स्वरूप का। नए गम नए संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला होता है। संग्रह नए जगत के पदार्थों को संग्रहित करके देखता है, एकत्रित करके देखता है, इकट्ठा करके देखता है। पदार्थों को संग्रहित करने का नाम संग्रह नए का है, लेकिन वो जो संग्रहित करके देखता है, इकट्ठा करके देखता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। कोई एक जातिगत विशेषता के आधार पर उसमें कोई समानता दिखाई देनी चाहिए, उनको ग्रहण करता है। माने जातिगत विशेषता के आधार पर बहुत सारी वस्तुओं को एक ही शब्द के माध्यम से गर्भित कर लेना, एक ही शब्द के माध्यम से उसे पुकारना, वो संग्रह नय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हमने कहा द्रव्य, तो द्रव्य कहने पर कौन सी चीज छूट जाएगी? दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं वे सब इस द्रव्य शब्द के माध्यम से गर्भित हो गए। अब द्रव्य तो है संग्रह नय का विषय। इसी तरह से हम द्रव्य से एक स्टेप नीचे उतरें और हम ये कहें जीव द्रव्य, तो ये भी तो संग्रह नय का विषय है। क्यों है? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जीवों को इकट्ठा कर लिया है, संग्रहित कर लिया है। माने जीव शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें संसारी, मुक्त, ज्ञान लक्षण वाले, दर्शन आदि चेतना वाले जितने भी जीव हैं वे सब गर्भित हो जाते हैं। किस चीज में? जीव, इस शब्द में। तो जीव भी संग्रह नय का विषय हो गया। और नीचे उतरें तो और बात कर सकते हैं अपन संग्रह नय के संदर्भ में। जैसे देखिए आप देवगति, मनुष्य, त्रस, स्थावर, ये सब संग्रह सूचक शब्द ही है जिसमें बहुत सारी बातों को एकत्रित करके कथन किया जाता है। इस संग्रह नय के पर संग्रह और अपर संग्रह इस तरह से इसके भेद भी बतलाए गए हैं। पर और अपर के भेद से अनेक प्रकार का होता है। यहाँ तक की बात हमने कल पढ़ी थी। आज अब आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 331, पेज नंबर 331। पांच नंबर जो पैराग्राफ दिया था उसका दूसरा पैराग्राफ। सत्ता नामक भिन्न पदार्थ के संबंध से सत्य यह प्रत्यय मानना उचित नहीं है, क्योंकि सत्ता संबंध के पहले द्रव्यादि में सत प्रत्यय होता था, तो फिर अन्य सत्ता का संबंध मानना ही निरर्थक है। जैसे कि प्रकाशित का प्रकाशन करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पहले से ही सत्य था, तो फिर अन्य के संबंध की क्या जरूरत है। इस तरह दो सत्ताएं एक पदार्थ में माननी होंगी, एक भीतरी और दूसरी बाहरी। ऐसी दशा में
तत् सत प्रत्यय सर्वत्र समान होने से तथा विशेष लिंग न होने से एक ही सामान्य पदार्थ होता है। तो सत प्रत्यय सर्वत्र समान है, माने जो सत प्रत्यय जो कहा है वो तो सबके लिए एक जैसा ही है ना, सबके लिए समान ही है सत प्रत्यय। तो विशेष कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए एक ही सामान्य पदार्थ होगा। इस सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। यदि सत्ता संबंध से पहले द्रव्यादि असत्य हैं तो उनके खर विषाण की तरह सत्ता संबंध नहीं हो सकेगा। ये तो अन्य धर्मियों की अपेक्षा से बातें कर रहे हैं। लोग इस प्रकार के तर्क करते हैं कि द्रव्य में जो सत्ता है ये सत्ता पहले से है कि बाद में आई है। ये कह रहे हैं कि द्रव्य यदि सत्य है तो फिर सत प्रत्यय की क्या जरूरत है, डबल सत्ता हो जाएगी। और यदि सत्ता संबंध के पहले द्रव्यादि असत्य हैं ऐसा माना जाए तो फिर सत का संबंध बनेगा कैसे? जो असत्य है उसमें सत कैसे बन जाएगा? खर विषाणवत, मैंने कितना स्पष्ट शब्दों के अंदर यहाँ इस तरह की बातें कह दी है, गधे के सींग की तरह। किस तरह न्याय शास्त्रों में इस तरह की चर्चाएं की जाती है, खरगोश के सींग, गधे के सींग। मैंने जिस तरह से गधे के सींग नहीं होते और दूसरे सींगों को गधे के सर पर लाया भी नहीं जा सकता है, रखा भी नहीं जा सकता है, ठीक उसी तरह से यदि द्रव्य में स्वयं में सत्ता पहले से नहीं है तो दूसरे, इसका मतलब वो असत है, तो वह सत का संबंध होगा कैसे? आखिर समवाय भी सत्ता का नियामक स्वतः नहीं हो सकता। किंच स्वयं सत्ता में सत्य, इस ज्ञान को यदि अन्य सत्ता मूलक मानते हैं तो अनवस्था दूषण आता है। अनवस्था दूषण जानते हैं आप क्या होता है? अनवस्था दूषण मतलब हमने किसी चीज का कारण किसी और चीज को बतलाया, फिर का उसका कारण बोले कोई और चीज है, फिर उसका कारण कोई और होगा, तो उसका कारण कोई और होगा, तो उसका कारण कोई और होगा। इस तरह से यदि कहीं अंत न आवे, अनवस्था, तो इस तरह से तो कोई अंत ही नहीं आएगा। ऐसे दोष को कहते हैं अनवस्था दोष। तथा द्रव्य गुण कर्म में ही सत्ता रहती है, इस सिद्धांत का विरोध भी होता है। यदि पदार्थ की शक्ति विचित्रता से द्रव्यादि में होने वाले सत प्रत्यय को अन्य सामान्य हेतु और सत्ता में स्वतः ही सत प्रत्यय माना जाता है तो ये व्यवस्था स्वेच्छाकृत होगी, प्रमाण सिद्ध नहीं, और इस तरह संसर्ग से प्रत्यय मानने के सिद्धांत का भी परित्याग हो जाएगा। किंच द्रव्यादि में सत्ता की वृत्ति यदि यह उसकी है इस रूप से मानी जाती है तो मतु प्रत्यय होकर सत्तावान द्रव्य ऐसा प्रयोग होगा जैसे गोमान, यवमान आदि। अतः सद्द्रव्यम इस भावार्थक और मतवार्थक दोनों प्रत्ययों की निवृत्ति करनी पड़ेगी। यदि यह वही है, इस प्रकार अभेद वृत्ति मानी जाती है तो यष्टि पुरुष है की तरह सत्ता द्रव्यम यह प्रयोग होगा, न कि सद्द्रव्यम यह। इस पक्ष में भावार्थक तल प्रत्यय की निवृत्ति माननी पड़ेगी। संसार में कोई भी एक पदार्थ अनेक में संबंध से रहने वाला प्रसिद्ध भी नहीं। जैसे दृष्टांत बनाकर सत्ता को एक होकर अनेक संबंधी बनाया जाए। नीली आदि द्रव्य तो उन कपड़ों से जुदे जुदे हैं। देखिए ये पूरा प्रकरण इन्होंने कुछ व्याकरण सम्मत वर्णन करते हुए बतला दिया और अंत में जाकर के इन्होंने कह दिया कि जो संबंध परस्पर में देखे जाते हैं तो सबकी सत्ता वस्तुतः न्यारी न्यारी है, एक की सत्ता दूसरे की सत्ता में मिलती नहीं है। और जो एक कपड़े को हमने नीला कर दिया और वो नीला हो गया वो कपड़ा, तो वो नीली की सत्ता वो अलग है और कपड़े की सत्ता वो अलग है, दोनों जुदे जुदे हैं। ये तो होता हुआ देखा जाता है।
बस इस तरह से ये जो संग्रह के संदर्भ में जो बात यहाँ इन्होंने उठाई है, उससे अपने को तो इतनी बात प्रयोजन बुद्ध जो समझने योग्य है वो ये है कि भाई इकट्ठा करना। अब ये यहाँ से चर्चा ऐसी ले ली इन्होंने कि आप जिनको संग्रहित करने की बात कर रहे हो, क्या उनकी सत्ता जुदा जुदा है? यदि उनकी सत्ता जुदा जुदा है तो फिर वो संग्रहित कैसे हो सकते हैं, मिल कैसे सकते हैं? और यदि वे मिल गए हैं तो फिर सत्ता अलग अलग कैसे होगी उनकी? क्या सत्ता एक दूसरे में मिल जाती है? इस तरह की कुछ तार्किक बातें इन्होंने यहाँ उठा दी है। अपने को इन बातों में उलझना नहीं है। हमारे लिए तो बहुत सीधी सरल सी स्पष्ट बात यहाँ ये समझने योग्य है कि भैया देखो, दुनिया में जितने पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में कोई ना कोई ऐसी विशेषताएं होती है जिन विशेषताओं के आधार पर हम उनकी कैटेगरीज बांट सकते हैं। हमने एक कैटेगरी बना दी डॉक्टर, डॉक्टर्स एसोसिएशन। डॉक्टर्स एसोसिएशन मतलब अब इसमें सारे वे ही लोग इसके सदस्य हो सकते हैं जो डॉक्टर हो। हमने बना दी एक शास्त्रीय परिषद। शास्त्रीय परिषद मतलब इसमें वे ही लोग इसके सदस्य हो सकेंगे जो शास्त्रीय हैं, ठीक है ना। विद्वत परिषद, इसमें वे ही लोग इसमें सदस्य हो सकेंगे जो विद्वान हैं, जो विद्वत हैं, विद्वान हैं। ख्याल में आ रही ना बात। टीचर्स एसोसिएशन, ये जो इस तरह के जो भी एक संगठन होते हैं, ये सब संगठन संग्रह नहीं कहते हैं। आप सोचिए, संग्रह नहीं यदि नहीं होगा तो ये कोई भी ऐसा कॉमन कथन ही नहीं किया जा सकेगा। जब हम पेन शब्द का प्रयोग करते हैं, पुस्तक शब्द का प्रयोग करते हैं, टेबल कुर्सी गाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं, व्हीकल शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई भी प्रयोग करके देखें आप, मतलब हमारे मुंह से 99% दिन भर में जो प्रयोग होते हुए देखे जाते हैं वो सब संग्रह नय के आधार पर होते हैं। मतलब उसमें भेद डाल करके कथन नहीं करते हम। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये संग्रह नय अपने आप में बहुत ही अद्भुत नय है और बहुत विशेष नय है। यदि संग्रह नय को नय माने, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। जो लोग संग्रह नय को स्वीकार नहीं करते हैं वे लोग जिनागम के बातों का सही मर्म भी नहीं समझ पाते। पता है आपको कैसी गजब बातें हैं? जैसे देखिए, कैसे प्रयोग बतलाता हूँ आपको। जो लोग शुभ और अशुभ में भेद करते हैं, कहीं शास्त्र में कथन मिला, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। ये कथन मिला हमारे को शास्त्र में। या आश्रव जो है वो दुखकारी है। अब हमने उनसे पूछा था भाई साहब से, तो क्या जवाब दिए हो? अरे नहीं नहीं, पापाश्रव तो बुरा है और पुण्याश्रव तो भला है। पुण्याश्रव तो भला करने वाला है, हित करने वाला है, और पापाश्रव बुरा करने वाला है। अब हमने कहा भाई साहब, ये दौलत राम जी ने लिखा है, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। इसका क्या अर्थ है? तो अशुभ आश्रव की बात है। अरे भाई साहब, ये जो आश्रव शब्द का प्रयोग किया ये संग्रहने का विषय है, इसमें भेद नहीं करना शुभ और अशुभ का। ये शुभ और अशुभ का भेद आपकी 1.5 अकल का प्रतीक है। ये भेद होना ही नहीं चाहिए। वहां तो संग्रहने का विषय, मतलब उसमें जो भी उसके भेद प्रभेद होंगे उन सबको संग्रहित किया जा रहा है वहां। आश्रव दुखकार घनेरे ऐसा कह करके। जैसे देखिए, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये क्या कहा? यह राग आग दहे सदा, ये जो राग है इसे आग कहा गया है। राग को आग कहा है तो शुभ राग को क्या, अशुभ राग को? अशुभ राग को कहा हुआ। अरे भाई साहब, दौलत राम जी संग्रहने का प्रयोग करके खत्म कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का राग हो ना, जब हमने राग कहा है तो। अच्छा चलो, किसी जगह पर नो एंट्री है रोड पर, हमने कहा व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, यहाँ कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं है, व्हीकल इधर अलाउ नहीं है। तो फिर हमने पूछा, ये साहब ये फिएस्टा निकल सकती है क्या? फिर नहीं निकल सकती। तो माइक्रा निकल जाएगी क्या? तो होंडा सिटी नहीं निकल सकती। अच्छा तो मोटरसाइकिल तो निकल सकती है।
अरे यार गजब हो गया, जो हमने कह दिया है कि विकल्प अलाउ नहीं है। माने जो हमने विकल्प शब्द का जो प्रयोग किया है, जो वो सबको संग्रहित करके किया गया कथन है। अब उसमें भेद नहीं डलता, उसके अंदर एक एक के बारे में इंडिविजुअल कहने की जरूरत नहीं है। हमने कहा यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए, तो व्यक्ति शब्द संग्रहने का सूचक है ना। कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए, तो फिर साहब ये लंबे वाले नहीं, अच्छा टिकने व्यक्ति, अच्छा मोटे व्यक्ति तो आ सकते हैं, अच्छा काले नहीं आए कि गोरे नहीं आए। अरे जब कह दिए व्यक्ति नहीं आए तो ऐसा भेद क्यों डालते हो? आपको समझ में आ रही है संग्रह ने क्या कितना गजब काम कर रहा है संग्रह ने। हमने नहीं तो एक एक व्यक्ति के लिए की एंट्री नहीं है, सुरेश की एंट्री नहीं है, महेश की एंट्री नहीं है, वो है इनकी एंट्री नहीं है, उनकी एंट्री नहीं है, एक एक व्यक्ति की पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी हमारे को। नहीं कह दिए किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं है, किसी पुरुष की एंट्री नहीं है। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहे हैं? संग्रह ने किस प्रकार के होते हैं? हाँ जी। यदि नहीं होगा तो क्या स्थिति बनेगी, आप कल्पना करके देखिए। हमारी तबीयत खराब है, डॉक्टर के दिखाना है, हमने पूछा भाई साहब किसी डॉक्टर के दिखाना है, जानते हो? अरे साहब क्या बात करते हो, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बताओ कौन से वाले को दिखाएं? कौन से वाले का किसी को भी दिखा दो, हमारे को दिखाना है, बहुत जरूरी है, बाहर से आए हुए हैं हम। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब संग्रह ने विषय करता है किसी वस्तु को, तो उसमें भेद नहीं करना। भेद करते ही बात गड़बड़ा जाएगी। आचार्यों ने पुण्य पाप में जहाँ अभेद की चर्चा की है, जहाँ शुभ अशुभ को एक समान कहा है, जहाँ बंध की चर्चा की है, बंध निवृत्ति की बात कही है, तो फिर पाप और पुण्य का बंटवारा नहीं करना, शुभ और अशुभ का भेद नहीं डालना, ठीक है ना। राग में तीव्र राग और मंद राग, यह राग आग दहे सदा, ऐसा मंद राग या तीव्र राग, शुभ राग क्या शुभ राग, कोई बंटवारा नहीं है। किसी भी प्रकार का राग हो, राग तो आग है, ऐसा दौलत राम जी कहते हैं। कितनी गंभीरता से ऐसे शब्द लिखे होंगे उन्होंने, जिसमें उन्होंने राग शब्द का प्रयोग कर दिया है ना। देखिए आप, आगे बढ़ता हूं मैं अब व्यवहार नय के संदर्भ में। 6 नंबर का पॉइंट, संग्रह नय के द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक विभाजन करना व्यवहार नय है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने यहाँ बतलाया है। परिभाषा की तरफ अपने को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं संग्रह के द्वारा संग्रहित, पहली शर्त है तो माने जिसका विभाजन किया जाएगा या व्यवहार ने जहाँ लागू होगा वहाँ पहले संग्रह नय होना चाहिए। संग्रह नय नहीं होगा तो व्यवहार नय भी लागू नहीं होगा। तो संग्रह नय के द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक विभाजन करना, आधे लेफ्ट में और आधे राइट में, ऐसा नहीं, विधि पूर्वक। मान लीजिए 6 द्रव्य हैं दुनिया में, जातिगत विशेषताओं के आधार पर उनको हमने 6 भागों में विभाजित कर दिया, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। ये विभाजन करना व्यवहार नय का काम है। समानता देखना संग्रह नय की सीमा में चला जाता है, और उनमें असमानता देखकर उन्हें विभाजित करना किसी भी एक सिस्टम से, वो व्यवहार नय का काम है, ठीक है ना। माने व्यवहार नय विभाजित करने का काम करता है, किसको? संग्रह के द्वारा संग्रहित पदार्थों को किस प्रकार की विधि पूर्वक भेद करना, ये संग्रह नय का काम, ठीक है। देखिए जैसे सर्व संग्रह नय ने सत्य ऐसा सामान्य ग्रहण किया था। ये कौन सा नय था? सर्व संग्रह नय। ये इस सर्व संग्रह नय का विषय है महासत्ता। 3 लोक के, लोकालोक के समस्त पदार्थ एक सत्य नामक विशेषता के माध्यम से गर्भित कर लिए जाते हैं। उस सत्ता का नाम है महासत्ता। और सर्व संग्रह नय ने
ऐसा सामान्य ग्रहण किया था, पर इससे तो व्यवहार चल नहीं सकता था। अतः भेद किया जाता है कि जो सत्य है वह द्रव्य है या गुण है, द्रव्य भी जीव है या अजीव। जीव और अजीव सामान्य से भी व्यवहार नहीं चलता था। क्या जीव और अजीव सामान्य से भी व्यवहार नहीं चलता था, अतः उसके भी देव, नारक आदि और घटपट आदि भेद लोक व्यवहार के लिए किए जाते हैं। कषाय रस को किसी वैद्य ने दवा रूप में बताया, तो जब तक किसी खास आंवला आदि का निर्देश न दिया जाए, तब तक समस्त संसार का कषाय रस तो सम्राट भी इकट्ठा नहीं कर सकता। यह व्यवहार में वहां तक भेद करता जाएगा जिससे आगे कोई भेद नहीं हो सकता होगा। बहुत मार्मिक शब्दों में कह दिया इन्होंने। कषाय रस, कषायला होता है ना आंवला, आंवले का रस कैसा होता है? कषायला होता है। तो ये कह रहे हैं जो कषाय रस है उसको यदि इकट्ठा करने की यदि बात की जाए, तो जब तक किसी विशिष्ट आंवले के लिए कि विशिष्ट मात्रा आदि का कथन नहीं किया जाए, तो सारे जगत के आंवलों को इकट्ठा करके उनका रस निकालने की बात तो कोई सम्राट भी इकट्ठा नहीं कर सकता है, तो हो ही नहीं सकता है। तो विधि पूर्वक भेद करके 1 किलो का, के पाव भर का, क्या आधा किलो का, इतने का है, इतनी क्वांटिटी में 5 आंवलों का, 15 आंवलों का, इतने का रस इकट्ठा करके लेवें दवा के रूप में किसी खास प्रयोजन से, ये बात कही जाती है व्यवहार नय के माध्यम से। मैंने व्यवहार नय काम कर रहा है, भेद डाल करके देख। पंडित जी, हाँ बोलिए। तो भेद प्रभेद भी बोल सकते हैं ना, भेद के भी भेद कर सकते हैं व्यवहार नय के। देखिए, अब जब आगे वाले भेद करेंगे, जैसे मान लीजिए द्रव्य के हमने भेद किए 6, द्रव्य था संग्रहणय का विषय, ठीक है। अब उसके 6 भेद करना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 भेद देखे हमने, विभाजन देखे, तो हो गया व्यवहार में। लेकिन इन विभाजनों में ही यदि हम जीव को देखकर ऐसा समझ रहे हैं कि इस जीव द्रव्य के माध्यम से दुनिया के समस्त जीव संग्रहित हो गए, तो जीव शब्द भी संग्रहणय का विषय हो जाएगा। नहीं आई समझ में बात? जीव संग्रहणय का विषय है या व्यवहारनय का? बोलिए। संग्रहणय। और जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, काल, संग्रहणय भी है और व्यवहारनय भी हो सकता है। देखिए, अब यहाँ अपने को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम भेद देख रहे हैं या अभेद देख रहे हैं। नहीं, अभेद नहीं, भेद, भेद प्रभेद। अभी सुनिए मेरी बात। यदि हम मैं भेद प्रभेद की बात कर रहा हूँ अभी आगे। और अभी हम यदि सिर्फ भेद देख रहे हैं, द्रव्य के भेद किए हमने 6, द्रव्य संग्रहणय का विषय, 6 भेद किए, वो व्यवहार हो गया। 6 भेदों में एक जीव की बात करें हम अकेला, तो वो संग्रहणय का विषय है। और जीव के भेद किए गए, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, तो व्यवहारनय का विषय हो गया। अब इसमें भी अकेला तिर्यंच यदि हमने पकड़ा है, मान लीजिए, तो तिर्यंच शब्द संग्रहणय का विषय है। लेकिन तिर्यंच के और भेद किए, त्रस और स्थावर, तो व्यवहारनय का विषय हो गया। इसमें हमने पकड़ा त्रस, तो वो संग्रहणय का विषय है, उसमें सारे त्रस गर्भित हो जाते हैं। लेकिन त्रस देखने पर हमने उसके विभाजन देखे, उसके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे विभाजन दिख रहे हैं, ये व्यवहारनय का विषय हो गया। यार इसमें हमने देखा पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय शब्द संग्रहणय का विषय, सारे पंचेंद्रिय संग्रहित हो गए। लेकिन उस पंचेंद्रिय में हमने भेद देखे, संगी और असंगी, सैनी और असैनी, 2 भेद, ये व्यवहारनय का काम हो गया। इसमें हमने देखा सैनी पंचेंद्रिय, ये संग्रहणय का विषय हो गया। अब सैनी पंचेंद्रिय के 4 भेद हैं, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, चारों में होते ना सैनी पंचेंद्रिय। आगे बढ़ गया, ख्याल में आ रही है बात? माने जहाँ जहाँ भेद दिखाई देंगे,
अब भेद प्रभेद, प्रभेद का मतलब भी वही हो गया, जब आगे वाले भेद की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जहां जहां भेद दिखाई देते रहेंगे, प्रभेद का अर्थ भेद का भेद होता है। जीव का भेद संसारिणो मुक्ताश्च, फिर संसारी के भेद त्रस स्थावर, फिर त्रस के भेद द्विइंद्रिय दयस्त्रता। तो ये उत्तर उत्तर भेद प्रभेद हो गए ना ये सब। इन भेद प्रभेदों में आपकी दृष्टि में विभाजन 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 दिखाई दे रहा है तो व्यवहार में, और जिस किसी लेवल पर पहुंचकर आपको ये लगा कि इस शब्द के अंदर तो कितनी चीजें शामिल है, तो फिर वो शब्द संग्रहने का विषय हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब एक ही चीज को हमने कहा जीव पुद्गल आदि ये भेद दिख रहे हैं व्यवहार में, तो हमने कहा जीव, समस्त जीव, या सिर्फ जीव कहा हमने, तो आप समझ लीजिए जीव कहने के अंदर सारे दुनिया के संसारी मुक्त सब शामिल हो गए, इसलिए वो संग्रह नहीं हो जाएगा। संग्रह के बिना व्यवहार नहीं होता, व्यवहार के बिना संग्रह नहीं होता, या ऐसा समझ लीजिए यूनिट, इकाई, वहां से शुरू करें और जोड़ते 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 कहाँ सत्ता तक पहुंच गए अपन, महासत्ता तक। महासत्ता संग्रहने का विषय, और एक परमाणु व्यवहारने का विषय, भेद करते करते वहां तक पहुंच गए। अब परमाणु से लेकर महासत्ता के बीच की जितनी भी स्थितियां होगी, वे सब दृष्टि बदल जाने से कभी संग्रह नहीं और दृष्टि बदल जाने से कभी व्यवहार नहीं। इस तरह से दोनों प्रकार की हो सकती है। तो कभी उनको अपन संग्रह नहीं कह देंगे, कभी उनको अपन व्यवहार नहीं कह देंगे, लेकिन कब किस शब्द का प्रयोग किया जाए इट डिपेंड्स, हम उसे किस तरह से देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन संग्रह व्यवहार के बारे में। कौन सा नया हो गया आगे, ऋजु सूत्र। इसके बारे में शंका तो नहीं है आपको, संग्रह व्यवहार के बारे में कुछ किसी को? क्लियर है ना संग्रह और व्यवहार का स्वरूप? संग्रह इकट्ठा करने वाला, व्यवहार विभाजन करने वाला नहीं, वास्तव में करना धरना तो कुछ ही नहीं, ये तो सब श्रुत ज्ञान की पर्याय हैं, ये तो सब जानने में लागू होती है, ज्ञान की अपेक्षा से चलता है ये तो सब। तो संग्रह में जो संग्रहित किया गया है वो कैसा संग्रहित किया गया है? समानता के आधार पर। व्यवहार में जो विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? कोई क्राइटेरिया बना करके। गुजराती एक तरफ, मारवाड़ी एक तरफ, ठीक है ना, महाराष्ट्रियन एक तरफ, साउथ इंडियन, अब इस तरह के विभाजन हो सकते हैं ना अलग अलग। तो ये जो विभाजन है ये किसी न किसी विशेषता के आधार पर किए वो व्यवहार ने। अब ऋजु सूत्र में और सूक्ष्मता में जाकर ये बात करता है, तीन सूक्ष्मता ख्याल में आ गई है। जैसे सबसे पहले चालू किया था अपन ने नैगम नय से बात शुरू की थी, और नैगम नय से जब हमने बात शुरू की है तो उस नैगम नय में तो हमने शामिल किया था सत और असत सभी प्रकार के पदार्थों को, वो तो था नैगम नय। फिर इसके बाद में जो संग्रह नय था उसने असत को ग्रहण नहीं किया, सिर्फ सत मात्र को ग्रहण किया। कौन से नय ने? संग्रह ने। नैगम नय ने समस्त सत एवं असत दोनों को ग्रहण किया। संग्रह ने सत और असत इन दोनों में से अकेले सत को ग्रहण किया संग्रह ने, और संग्रह ने जो सत को ग्रहण किया था उसमें और सूक्ष्मता में आते आते परमाणु पर्यंत पहुंचा देने का कार्य, यूनिट इकाई तक पहुंचा देने का कार्य व्यवहार में का है। वो इतने विभाजन करता है, कमियां देखता है, विविधता देखता है, अंतर देखता है,
और अंतर के आधार पर विभाजन करता चला जाता है। ये व्यवहार है। पहुंच गए हम एक वस्तु तक। एक वस्तु तक पहुंचने के बाद में अब ऋजु सूत्र ने उस एक वस्तु में भी सिर्फ वर्तमान को ग्रहण करता है। तत्र वर्तमान पर्याय ग्राहको ऋजु सूत्रम। क्षणध्वंसी पर्यायों का ग्राहक ऋजु सूत्र नय है। वर्तमान पर्याय का ग्राहक ऋजु सूत्र नय है। माने ऋजु सूत्र नय सिर्फ वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करता है। ऋजु सूत्र नय के माध्यम से एक ही पर्याय ग्रहण की जाएगी जिसका नाम है वर्तमान पर्याय। ये बात भी आप लोगों के ध्यान में होगी। हम पहले भी इस प्रकार की बात कर चुके हैं कि भाई नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये जो तीन प्रकार के नए हैं, ये तीन प्रकार के नए तो द्रव्यार्थिक हैं। शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये जो तीन प्रकार के नए हैं और इनके साथ में ऋजु सूत्र भी, ये जो चार हो गए, ये चारों पर्यायार्थिक नए। फर्क ख्याल में आ गया दोनों में? द्रव्यार्थिक कौन से हैं? कौन से नए को अपन द्रव्यार्थिक कहेंगे? नैगम, संग्रह एंड व्यवहार। बहुत बढ़िया। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीन नए तो द्रव्यार्थिक हैं। पंडित और इसमें, हाँ बोलिए। ये जो व्यवहार नहीं है वो भी सत असत हो सकता है ना? सद्भूत असद्भूत? हाँ, सद्भूत असद्भूत हो सकता है, होता है ना? नहीं होता है। देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको एक बार और, बहुत अच्छे से आप अपने उपयोग में इस बात को बैठा ले लें कि भाई ये जो व्यवहार नय का प्रकरण यहाँ चल रहा है, ये व्यवहार नय वाला प्रकरण अपना निश्चय व्यवहार वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये संग्रह व्यवहार वाला प्रकरण है। माने यहाँ जो व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वो व्यवहार शब्द का प्रयोग संग्रह के साथ वाले व्यवहार के लिए है। ख्याल में आ गई बात? निश्चय के साथ वाले व्यवहार के लिए नहीं। निश्चय नय के साथ वाला व्यवहार अलग है और संग्रह नय के साथ वाला व्यवहार अलग है। तो जो निश्चय नय के साथ वाला व्यवहार था, उसके भेद है सद्भूत असद्भूत। निश्चय व्यवहार नय जब पढ़ते हैं ना अपन, तो व्यवहार नय के सद्भूत असद्भूत भेद करते हैं। सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित व्यवहार नय, अनुपचरित व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित असद्भूत, ये सब भेद प्रभेद, वो विषय अलग है। यहाँ नैगम आदि नयों में प्रयोग किया गया व्यवहार नय, ये वो व्यवहार नय नहीं है। वहाँ तो व्यवहार नय क्या होता है, उपचरित कथन को भी व्यवहार नय कह देते हैं। उपचरित समझ गए आप? उपचार से जिनका कथन किया जाए वो भी व्यवहार है। लगावटी मिलावटी चर्चा करने वाला वो भी व्यवहार है। जो लगावटी बात करता हो, जो मिलावटी बात करता हो, उसे भी हम कहेंगे व्यवहार। लेकिन वो अलग प्रकार का है, वो समझ लीजिए आप। लगावटी और मिलावटी करने वाला जो व्यवहार है वो अलग प्रकार का व्यवहार है। तो उनमें सद्भूत असद्भूत आदि के बंटवारे होते रहेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? संग्रह में जो भेद करें, इसमें लगावटी मिलावटी बातों को कोई स्थान नहीं है। संग्रह के द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करे, बस इतना सा। अब जहाँ संग्रह ही नहीं है वहाँ ये बात लागू नहीं हुई। ऐसा भी कह सकते हैं अपन, निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नय, वो व्यवहार और संग्रह व्यवहार वाला व्यवहार, इन दोनों व्यवहार नयों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है भाई इन दोनों प्रकार के व्यवहार नयों में? वो जो बोलिए। पहले जो व्यवहार नहीं है, द्रव्य नय का कथन है, भेद है, और जो संग्रह नय वाला है वो पर्यार्थिक नय का भेद है।
ऐसा कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वापस बोलिए आप, थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप। जो पहले निश्चय नहीं व्यवहार नहीं की बात हो रही है वो द्रव्य नहीं के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, और जो अभी व्यवहार नहीं वो संग्रह नहीं का भेद अभेद प्रभेद बता रहे हैं। व्यवहार नहीं 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 पंडित जी, ये जो व्यवहार नहीं है, संग्रह नहीं का जो वो द्रव्यार्थिक नहीं का है ना? हाँ, द्रव्यार्थिक नहीं का बिल्कुल। हाँ सॉरी यार, द्रव्य नहीं, निश्चय नहीं का व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं में व्यवहार नहीं आता। चलिए, मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग देखिए, दो जगह पर व्यवहार नए शब्द का प्रयोग होता है। शब्द क्या है? व्यवहार नए, कॉमन शब्द है व्यवहार नए। अब इस व्यवहार नए का क्या अर्थ लगाएं हम? व्यवहार नए मतलब क्या? व्यवहार नए किसे कहें? तो हम व्यवहार नए की जो भी परिभाषा समझते हैं, व्यवहार नए के संदर्भ में आज तक हमने जो भी पढ़ा है, वो व्यवहार नए की बात यहाँ लागू नहीं होगी। जो निश्चय नहीं करता है वो नहीं यहाँ लागू पड़ेगी ना? हाँ, वो जो टोडरमल जी ने जो घी के घड़े वाले व्यवहार की जो बात की है ना, हाँ। घी का घड़ा व्यवहार नए का कथन है, या और भी इस प्रकार के जो कथन आते हैं, समझ लीजिए आप, मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना व्यवहार है, शरीर आत्मा को एक कहना व्यवहार है कि नहीं? ऐसा देह जीव को एक गिने, शरीर और आत्मा को एक कहने वाला, देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। आत्मा में गुण भेद आदि की जो चर्चा करे वो सब व्यवहार है? नहीं, गलत है ये सब। वो जो व्यवहार है वो निश्चय व्यवहार वाले व्यवहार का विषय हो सकता है। ये जो यहाँ नैगम आदि नयों में जो व्यवहार चल रहा है, जिस व्यवहार नय की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस व्यवहार नय का विषय नहीं है वो। शरीर आत्मा को एक कहने वाला ये व्यवहार, मतलब व्यवहार नय दो प्रकार के हो गए, समझ लो आप, अलग अलग जगह पर। शरीर आत्मा को एक कहने वाले व्यवहार नय की बात कहेंगे तो वहाँ व्यवहार नय कौन सा वाला लागू करेंगे अपन? और वो निश्चय व्यवहार नयों के अंदर जो व्यवहार नय है ना, वो व्यवहार नय है। और जब हम ये कहेंगे कि भैया भेद देखो आप फटाफट, आप कौन से भेद देखें? देखो आप जल्दी से कि किसके भेद देखें, कि विधि पूर्वक भेद कर दो पदार्थों में किसी जातिगत विशेषता के आधार पर। सारे जीव एक तरफ, सारे पुद्गल एक तरफ, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ऐसे भेद कर दिए। बोले ये संग्रह में से किया गया भेद है, ये नैगम आदि नयों में प्रयोग किया गया व्यवहार में है। ठीक है, चलें आगे। कितना स्पष्ट हुआ आप लोगों को पता नहीं। क्या यानी यहाँ पर मोटा मोटा किया है ना, वो इतनी बारीकाई से नहीं गए हैं। जो हम निश्चय और व्यवहार की बात करते हैं उतनी बारीकाई यहाँ पर नहीं है। निश्चय और व्यवहार में जो समझाया है वहाँ थोड़ा सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया है, और यहाँ जो प्रतिपादन किया है, जो बातें कही है, वो इतना बारीकी से नहीं किया गया है। यहाँ तो बहुत स्थूल दृष्टि से कह दिया कि आप टुकड़े करो और समझ लो व्यवहार है। तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में है, विराजमान है, उनका परमौदारिक शरीर है, हम पंचेंद्रीय विषय भोगों को भोगते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं। ये सब व्यवहार नहीं जो है वो यहाँ प्रयोग नहीं होंगे, ये यहाँ बतलाए गए व्यवहार नहीं के विषय नहीं है। क्योंकि ये सब उपचरित कथन है। उपचार को भी व्यवहार कहा जाता है, ठीक है ना, वो अलग मैटर है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। 332 पेज पर 7 नंबर पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ में इन्होंने चर्चा प्रारंभ की है ऋजु सूत्र नय के संदर्भ में। ये कैसा होता है ऋजु सूत्र नय, किस बात को विषय करता है? तो मैंने आपको बतला दिया
ये जो ऋजु सूत्र है, ये ऋजु सूत्र पर्यायार्थिक न्याय है। इसलिए यहाँ से अब बातें शुरू होगी पर्याय के संदर्भ में। अभी तक बात चल रही थी वस्तु के संदर्भ में, पदार्थ के संदर्भ में। नैगम, संग्रह और व्यवहार के माध्यम से पदार्थों को ग्रहण किया गया और ऋजु सूत्र शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत, इन 4 नयों के माध्यम से पदार्थों को नहीं, उन पदार्थों की अवस्थाओं को ग्रहण किया जाएगा। सर्वप्रथम जिस प्रकार सरल सूत्र डाला जाता है, उसी तरह ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती वर्तमान पर्याय को विषय करता है। सरल सूत्र, ऋजु सूत्र, ये सरल सूत्र जो शब्द दिया है, ये ऋजु सूत्र का अर्थ है। जिस प्रकार सरल सूत्र डाला जाता है, उसी तरह ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती वर्तमान पर्याय को विषय करता है। अतीत और अनागत क्योंकि विनष्ट और अनुत्पन्न है, अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता। अतीत से भी नहीं हो सकता और अनागत से भी नहीं हो सकता। विनष्ट और अनुत्पन्न, अतीत तो विनष्ट है और अनागत अनुत्पन्न है। अतीत कहते हैं पास्ट को, अनागत कहते हैं फ्यूचर को। अतीत, अतीत शब्द से निकलता है जैसे व्यतीत। अतीत माने व्यतीत, व्यतीत माने बीत चुका, खत्म हो चुका। तो जो बीत चुका, खत्म हो चुका, व्यतीत हो चुका, वो अतीत है। और अनागत आया नहीं है, आएगा लेकिन अभी नहीं है। तो जो आया नहीं है मतलब वो उत्पन्न नहीं हुआ है, और जो व्यतीत हो चुका है मतलब नष्ट हो गया है। तो क्या क्या विषय बतला दिए? अतीत और अनागत चूंकि विनष्ट और अनुत्पन्न है, अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता, ऐसा कहना है ऋजु सूत्र नय का। ये ऋजु सूत्र नय का दृष्टिकोण है कि भाई अतीत और अनागत तो है ही नहीं, तो उनसे व्यवहार कैसे चल सकता है? तो जब अतीत और अनागत से व्यवहार चल ही नहीं सकता है, तो फिर बात तो वर्तमान की जाएगी ना। इसलिए ऋजु सूत्र नय सिर्फ वर्तमान को ग्रहण करने वाला होता है। वर्तमान पर्याय ग्राही ऋजु सूत्र नय है। देखें और 3 लाइन में क्या कहते हैं इसके बारे में। इसका विषय एक क्षणवर्ती वर्तमान पर्याय है। कषायो भेषजम में वर्तमान कालीन वह कषाय भेषज हो सकती है जिसमें रस का परिपाक हुआ है, न कि प्राथमिक अल्प रस वाला कच्चा कषाय। जो कषाय शब्द का जो यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, यह कषाय शब्द का प्रयोग आंवले के अर्थ में है। ठीक है ना? तो यहाँ का कषायो भेषजम, भेषज कहते हैं औषधि। विषद शब्द वैद्य का पर्यायवाची है। भेषजम औषधि। तो वर्तमान कालीन वह कषाय भेषज हो सकती है। ख्याल में आई? वर्तमान कालीन जो आंवला होगा, जो कषाय जो है, वो औषधि हो सकती है जिसमें रस परिपाक हुआ है, न कि प्राथमिक अल्प रस वाला कच्चा कषाय। अब प्राथमिक अल्प रस वाला कच्चा कषाय दवाई नहीं हो सकता। प्राथमिक अल्प रस वाला कच्चा कषाय कह करके कहना चाह रहे हैं जिसकी वो पर्याय आई नहीं है, फ्यूचर में आने वाली है, भविष्यकालीन है, अनागत है, वो प्रयोग में नहीं आ सकती। इस उदाहरण के माध्यम से सिर्फ इतनी बात यहाँ कहना चाहते हैं
कि जब भी प्रयोजन तद सिद्ध होगा हमारा तो वर्तमान से ही होगा और वर्तमान में ही होगा। इसलिए न भूतकाल देखो और न भविष्य के बारे में विचारो। भूतकाल सपना है, भविष्य की कल्पना है, मात्र वर्तमान ही अपना है। भूतकाल सपना है, सपना है ना पास्ट का, देखो आप विचार करो, सपना सा लगता है। भूतकाल सपना है, सपना। हाँ। और भविष्य की कल्पना है। तो फिर क्या अपना है? वर्तमान ही अपना है। ठीक है, सपना मतलब समझ गए ना, ख्वाब, सपने। जो निद्रा के काल में जो होती है दशा, तो इस तरह से ये जो वर्तमान पर्यायग्राही नए है ऋजु सूत्र, इसने किसको ग्रहण करने की बात कही कि भैया वर्तमान को ही देखो, आगे पीछे मत देखो। इसी बात को कुछ और स्पष्ट किया गया है। आगे अपन इस प्रकरण को कल और आगे बढ़ाएंगे और ऋजु सूत्र के बाद में आगे शब्द आदि नयों की भी चर्चा करेंगे। पंडित जी, हाँ, कल आपने एक बताया था जो माँ सत्ता है, जो ग्रहण करने वाला है वो सत है, और दूसरा क्या बताया था असत के बारे में? अवान्तर। क्या अवान्तर सत्ता ना दूसरा? अवान्तर, हाँ अवान्तर सत्ता, अवान्तर असत। सत्ता दो प्रकार की होती है, एक महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता। ओके। सत्ता ही दो प्रकार की है, महासत्ता में सबका ग्रहण है और अवान्तर सत्ता में टुकड़ों टुकड़ों में ग्रहण है, छोटे छोटे पीस पार्ट्स में ग्रहण है, उसका नाम है अवान्तर सत्ता। ठीक है, जलवाणी स्थिति बोलते हैं। जलवाणी के ज्ञान पे तुझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देखेंगे।